गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। प्रतिदिन हमारे साथ जुड़िए सुबह 7:30 बजे सीएल कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स का सेशन सुबह 7:30 बजे आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ इसके स्टैटिक फैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, वो प्रश्न जो आपके परीक्षा में आएंगे। हम लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं। ये आपको सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल पर आपको फ्री में प्रोवाइड होता है। आप इसको देखिए, लिखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है, देखिए, इकोनॉमी, बैंकिंग सेक्टर, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी जो जीडी का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, इस तरीके कई प्रश्न हुए। के सत्यनारायण राजू को किस बैंक का प्रबंध एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? के सत्यनारायण राजू को, है ना। तो के सत्यनारायण राजू जो है किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो किसका बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक इज द राइट आंसर। कैनरा बैंक के, है ना, क्या बने हैं? एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं के सत्यनारायण राजू, याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न इकोनॉमी में पूछे जाते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से जो प्रश्न आते हैं, इस तरीके के प्रश्न है। आरबीआई तमाम बैंकों के निदेशकों से, उनके किए गए कार्यों से, उनके द्वारा कोई योजना, कोई खाता या कुछ इस तरीके से काम करना, यही प्रश्नों में आता है। तो कैनरा बैंक के सीईओ बने हैं। केंद्र सरकार ने सत्यनारायण राजू को कैनरा बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। एलवी प्रभाकर की जगह लेंगे, है ना। किसका जगह लेंगे ये? एनवी प्रभाकर, एनवी प्रभाकर की जगह लेंगे, तो ये एनवी प्रभाकर की जगह इनको नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा। कैनरा बैंक के बारे में देखते हैं। कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी, है ना। 1 जुलाई स्थापना जो हुआ था, स्थापना 1 जुलाई 1906 को, है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु। मुख्यालय बेंगलुरु है, बेंगलुरु में है मुख्यालय। ये बात भी ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बेंगलुरु मुख्यालय है ना। तो ये याद रखिएगा। और अब नए एमडी और सीईओ बन गए हैं के सत्यनारायण राजू। अगला प्रश्न, किस देश के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, अर्थात संन्यास ले लिया? अब वो टेस्ट, T20 और वनडे किसी भी जो है फॉर्मेट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। तो किसका उत्तर हो जाएगा? ये पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है ना। पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश है, और पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। आजादी के 2 दिन बाद भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। वही पाकिस्तान जिसके विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल हैं, है ना। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की राजधानी जो है वो है इस्लामाबाद, और उसके प्रधानमंत्री हैं जो है, पिछले जो प्रधानमंत्री थे उनके भाई शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट का खिताब जीता है? दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट का खिताब, ध्यान रखेंगे, एक भारतीय अमेरिकी स्टूडेंट है ना, लड़की है, जिन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट का खिताब जीता है। इनका नाम है नताशा पेरियाना यागम, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट नताशा, है ना, पेरियाना यागम, ये दुनिया के सबसे जो है प्रभावशाली स्टूडेंट का खिताब इन्होंने जीत लिया। इसके बारे में कुछ और बातें जानिए। आज देखेंगे कि नताशा एक भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा है, 13 वर्ष की है, और इनके माता पिता चेन्नई से हैं, और ये न्यू जर्सी फ्लोरेंस एम गार्डिनर मिडिल स्कूल में पढ़ती हैं, है ना। ये याद रखिएगा, ये 13 वर्षीय छात्रा हैं, भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा, 13 वर्षीय भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी
भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा हैं, स्कूली छात्रा हैं। ये मूल रूप से कहां से हैं? चेन्नई से, मूलतः चेन्नई से हैं। इनके माता पिता चेन्नई से हैं, है ना। और इसमें जो टेस्ट हुआ था वो 76 अलग अलग कैटेगरी में हुआ था, 76 अलग अलग कैटेगरी में। और साथ में ये 76 अलग अलग देशों के 15,000 से अधिक छात्रों की उच्च ग्रेड स्तर की परीक्षा के नतीजों के आधार पर नताशा को नामित किया गया सबसे प्रतिशाली जो है स्टूडेंट। ये लगातार दूसरे साल खिताब जीता है इन्होंने, लगातार पिछले साल भी यही थी, ये लगातार दूसरे साल जीता है, लगातार दूसरे वर्ष खिताब जीता है, खिताब जीता है। तो लगातार दूसरे वर्ष इन्होंने खिताब जीता है नताशा ने, प्रतिभाशाली स्टूडेंट का। 76 देशों के 15,000, 76 देशों के, और 76 कैटेगरी भी थी, देशों के 15,000 छात्रों के बीच, है ना। इन्होंने ये खिताब दूसरी बार जीत लिया। तो ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? प्लांट बेस्ड जो एक मीट सप्लाई करने वाला जो एक संस्था है जिसका नाम है अनक्रेव, अनक्रेव यहां लिखा हुआ है अनक्रेव। तो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वीर दास को। वीर दास एक एक्टर है, इन्हीं को बनाया है वीर दास। द राइट आंसर, द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखेंगे एक सिंगापुर की प्लांट बेस्ड जो है ना एक मीट कंपनी जिसने नीरज चोपड़ा को, सिंगापुर की कंपनी थी जिसने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जब उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, है ना। तो उसके बाद से अब वीर दास को एक दूसरी कंपनी जो अनक्रेव है ना, उसने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव ने बनाया है वीर दास को। मीट डिलीवरी ब्रांड के मालिक प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड अनक्रेव के कॉमेडियन अभिनेता वीर दास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न होगा और इस तरीके के प्रश्न ब्रांड एम्बेसडरों से पूछा जाता रहता है। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है, उसने अपने आप को किस नाम से रीब्रांड कर दिया? मतलब उसने अपना नाम बदल दिया। क्या कर दिया? नाम बदल दिया, अपना नाम बदल दिया, रीब्रांड कर दिया। तो किसने किया है? तो ये किया है एडवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया नाम रख लिया। क्या? जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड अब नाम हो जाएगा, उसने अपना नाम बदल दिया। ये ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न होगा, है ना, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। महत्वपूर्ण नहीं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने खुद को अपने जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जूनो जीआई के रूप में, इसको शॉर्ट में करेंगे जूनो जीआई, आप ये कह सकते हैं जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, है ना, के रूप में अपना नाम बदल लिया है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। इससे क्या फायदा होगा? ये एक नई तरीके का डिजिटल बीमा कंपनी है ये, जिन्होंने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है, जो बीमा को आसान, मैत्रीपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए एक नई शुरुआत किया इन्होंने। तो जूनो नाम से हो जाएगा इसका रीनेम। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को कितने मिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक विदेशी आवक, आवक मतलब होता है कि रिमिटेंस, आप इंग्लिश में इसको रिमिटेंस कह सकते हैं, लिखा भी होगा। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एवर फॉरेन इनफ्लो, इनफ्लो भी कहते हैं, रिमिटेंस भी कहते हैं, ऑफ हाउ मेनी मिलियंस डॉलर। हाउ मेनी मिलियंस डॉलर मतलब विदेशों से जो लोग धन भेजते हैं, विदेशों से जो मतलब मुद्रा जो भी हमें प्राप्त हुआ है वो कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 89,127 मिलियन डॉलर का हमें जो है आवक प्राप्त हुआ है 2021-22 में ना। ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही जवाब होगा ए, जो हमें ये प्राप्त हुआ है 89,127 मिलियन डॉलर विदेशी आवक, फॉरेन इनवार्ड रिमिटेंस कहते हैं।
फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस भी कहा जाता है, फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस जो हमें प्राप्त हुआ है, एक वर्ष में प्राप्त अब तक का सर्वाधिक है ये। 2020-21 में 80,185 प्राप्त हुआ था, जो सबसे ज्यादा शेयर अमेरिका का था। इसमें सबसे ज्यादा शेयर जो है अमेरिका का था। पिछले वर्ष 80,185 था। पिछले वर्ष 80,185 मिलियन डॉलर था, है ना। और इसमें सबसे ज्यादा शेयर जो है अमेरिका का, अमेरिका से सबसे ज्यादा आया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। एक प्रश्न इससे पूछा, जब भी इस तरीके के प्रश्न बने आप जरूर याद करके, पूछा जाता रहता है। किस पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायों और व्यवसायिक सहयोगियों के लिए एक नए खाता शुरुआत की, जिसका नाम है बीज खाता। बीज खाता, है ना। विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड द बीज खाता, इसको BIZKHATA भी लिखा जाएगा, ये इसका सही होगा स्पेलिंग, BIZKHATA खाता। किसके लिए? छोटे व्यवसायों के लिए और जो व्यवसायी सहयोगी है उनके लिए ये खाता लॉन्च किया गया है, बीज खाता, है ना। तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है ना। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? इंडिया द फर्स्ट पेमेंट बैंक जिसको अनुमति पेमेंट बैंक के रूप में मिली थी, वह 1 लाख तक की जमा राशि और लेन देन स्वीकार करेंगे। तो पहला भारत का पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक ही है। इसके बाद बना था पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके बाद बना था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सबसे अधिक शाखा वाला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 3 से शुरू हुआ था और 647 एक ही बार सरकार ने शाखा खोल दिए। ये सारे लोग एक साथ ही पीछे चले गए। भाई सरकार का है, वो तो 1000 खोल सकती है, उनके अपने ही ब्रांच को शाखा बना दिया इसके लिए, इनको तो अपना नया नया शाखा खोलना होगा। तो भारत का पहला पेमेंट बैंक भी एयरटेल पेमेंट बैंक है, जिन्होंने छोटे व्यवसायों और व्यवसायी सहयोगियों के लिए एक बीज खाता नाम से एक खाता लॉन्च किया है, जो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा यह किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक देश भर के छोटे व्यवसायियों और व्यापार करने वालों के लिए असीमित लेन देन के लिए बीज खाता को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पूरे देश में छोटे व्यवसायों और व्यापार भागीदारों को तेजी से असीमित लेन देन प्रदान करेगा। असीमित, इसकी मतलब अधिक से अधिक लेन कर सकते हैं, असीमित लेन देन कर सकते हैं। इससे, इस खाते से असीमित लेन देन किया जा सकता है, असीमित लेन देन के लिए। अब इसका बाउंडिंग इस खाते से नहीं रहेगा कि जो है आप केवल 1 लाख तक करेंगे, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब थोड़ा एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में देखते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक 1 अप्रैल 2010 को स्थापित हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 अप्रैल 2010 को, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पेरेंट कंपनी है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल इसकी पेरेंट कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय एयरटेल क्या है? इसकी पेरेंट कंपनी है। और सीईओ अनुव्रत विश्वास। इसके सीईओ कौन है? सीईओ अनुव्रत विश्वास। अनुव्रत विश्वास इसके सीईओ हैं। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एयरटेल पेमेंट बैंक। 6ठे संघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के नेताओं की बैठक कहां हुई है? देखो इस तरीके के प्रश्न जो है हरियाणा का जो सीईटी के एग्जाम उसमें भी पूछा गया। आपके ये जो एग्जाम हुए हैं जीडी वाले में भी इस तरीके के प्रश्न हुए हैं, सीजीएल में भी हुए हैं। जो प्रश्न हुए हैं इसी तरीके के प्रश्न। 6ठे संघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के नेताओं की बैठक। संघाई सहयोग संगठन में जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की जो बैठक हुई है ये 6ठी है ना। संघाई सहयोग संगठन के तहत 6ठी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के नेताओं की बैठक हुई। तो ये बैठक कहां हुई है? लखनऊ में हुई है। लखनऊ इज द राइट आंसर। लखनऊ में बैठक हुई है। इस 6ठी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन जो संघाई सहयोग संगठन के तहत इसकी बैठक होती है, याद रखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा जो ये बैठक हुई है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है,
लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, वहीं इसकी बैठक हुई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा, है ना, इस बैठक का आयोजन 6 फरवरी को लखनऊ में, है ना, द्वारा छठे संघाई संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? कैग के द्वारा। भारत के कैग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कौन है? जनरल आर वेंकट रमाणी के द्वारा आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता की गई, आयोजन और अध्यक्षता किया गया। तो ध्यान रखेंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। जो हमारे कैग हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर वेंकट रमाणी, नए हैं, इनके प्रश्न भी पूछे गए हैं जीडी में भी, सीजीएल में भी। आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो लखनऊ में किया गया। इस संगठन में 8 सदस्य देशों के प्रतिनिधि के साथ साथ कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के लेखा परीक्षक के प्रमुख भाग ले रहे हैं। 8 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अलावा इन 4 और देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू इसकी मेजबानी करेंगे। सॉरी, ये कैग आर वेंकट रमाणी नहीं है, है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू है। इसको आप, हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू, जूसी मुर्मू, यहां पर आप इसको रेक्टिफाई करेंगे। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, आर वेंकट रमाणी महान्यायवादी है, सॉरी, इसको आप करेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू इसका जो सही जवाब होगा। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा आयोजन किया गया, जो यही है। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इसकी थीम क्या है? लेखा परीक्षण में उभरती तकनीकों का उपयोग। लेखा परीक्षण में उभरती तकनीकों के उपयोग, थीम आप जरूर याद रखिएगा, थीम पूछा जाएगा। लेखा परीक्षण में उभरती तकनीकों का उपयोग, है ना, ये इसकी थीम है। इसी थीम पर जीसी मुर्मू ने इसकी अध्यक्षता की, इसका मेजबानी किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठक का उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी इस बैठक का उद्घाटन किया। तो इनके साथ साथ आयोजन, है ना, इनके साथ साथ उद्घाटन जो है, उद्घाटन आनंदीबेन पटेल ने भी किया। आनंदीबेन पटेल, ध्यान रखिएगा। जबकि साथ साथ में मेजबानी करने का काम किया गिरीश चंद्र मुर्मू ने, है ना, तो ध्यान रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। वर्तमान में एससीओ की अध्यक्षता भारत कर रहा है। प्रतिवर्ष सदस्य देशों के बीच रोटेट होती रहती है। भारत की 2023 की थीम जो एससीओ की है, वो है एक सुरक्षित एनसीओ की ओर, है ना। एससीओ की बैठक जो है भारत में होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में एससीओ की बैठक होगी इस साल, जबकि, है ना, एससीओ में कुल सदस्य देशों की संख्या हो गई है 9। पहले 5 थी, फिर 6 हुई। 6 के बाद 2017 में भारत पाकिस्तान एससीओ में शामिल हो गए, संख्या 8 हो गई। और पिछले वर्ष 2022 में ईरान शामिल हुआ एससीओ की बैठक में। कुल सदस्य संख्या हो गई एससीओ की जो है 9। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में, जबकि बैठक ऑफिशियली स्थापना 2006 माना जाता है, लेकिन 2001 में ही हो गई थी। और 2009 से इसकी बैठक शिखर सम्मेलन आयोजित होते हैं एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी? कितने नए जजों को फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति हुई है? 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 5 नए जजों की नियुक्ति हुई है ना। जबकि सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या है 34। 34 में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति हुई है ना, वो 5 जजों की नियुक्ति हुई है, 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। अब देखेंगे कौन कौन है इसमें। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पंकज मित्तल या मित्तल, इसे तो पंकज मित्तल का लिखा जाता है। ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल,
संजय करोल, ये पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, संजय करोल। इसके बाद हो जाएंगे मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पीवी संजय कुमार, पीवी संजय कुमार, है ना, इनको ले आया गया है। पटना हाईकोर्ट के ही न्यायाधीश हैं अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, है ना, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, इस पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और पटना हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश थे, है ना, ये भी याद रखिएगा। और एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के से न्यायाधीश आए हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्रा, पांचों नंबर लिख सकते हैं, मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा जो हैं ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जबकि ये राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, और ये है राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। जबकि पीवी संजय कुमार, ये पटना है, ये पटना, राजस्थान नहीं होगा, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ये भी पटना हाईकोर्ट के जज हैं। जबकि पी संजय कुमार कहां के हैं, मणिपुर हाईकोर्ट से इनको यहां लाया गया है। 5 न्यायाधीशों को नियुक्त, इनकी नियुक्ति किसने किया, राष्ट्रपति ने। न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इन 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, और कुल जो संख्या 34 होती है मुख्य न्यायाधीश जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं उनको लेके, है ना। तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों की अधिकतम शक्ति है, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 27 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा था, है ना। तो इस तरीके से 27 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से अब इनकी संख्या हो गई है 27 और 5 32। चलिए, तो इसको हम देखेंगे, अगर 34 पूरा हो गया होगा, 2 और लोगों का हो गया होगा, तो 7 न्यायाधीशों को, उस पर हम अलग प्रश्न बना देंगे, लेकिन एक साथ इन 5 लोगों का हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को संविधान लाने को स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत में। सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष न्यायालय है ना, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा गीत लॉन्च किया है। ये पहले से ही लॉन्च कर दिया, अब बहुत चर्चा में आ गया है। ये गीत तो पहले ही लॉन्च किया गया है 25 जनवरी को, मतदाता दिवस के अवसर पर। मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 को। तो 25 जनवरी को जो गीत लॉन्च किया गया था, अब देखेंगे 1 महीने में बहुचर्चित हो गया हो। अब चर्चित होने से वो काफी प्रश्न बन गया। तो गीत कौन सा है, मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। ये गीत जो है खूब चल रहा है, खूब लोग बजा रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, आई एम इंडिया, वी आर वोटर्स ऑफ इंडिया, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, है ना। सी किसने, निर्वाचन आयोग ने किया है। 2023 में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने उनके लिए गीत लॉन्च किया गया है। अब देखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ये कौन से भाग में आता है, तो भाग हमारे संविधान में 15 है, और जो आर्टिकल है ना इसके लिए वो है 324। अनुच्छेद 324 के तहत भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। और इसमें 3 सदस्य होते हैं, मतलब ये बहुसदस्यीय निकाय है, 3 सदस्य होते हैं। और ये 3 सदस्य कब से होते हैं, 1989 से। 1989 से, उसके पहले कभी 1 हुए, कभी 2 हुए, कभी 3 हुए, लेकिन 1989 से 3 सदस्य इसके हैं। वर्तमान में इसके निर्वाचन आयोग के चीफ, मुख्य चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है राजीव कुमार है इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो नए सदस्य के हैं अरुण कुमार गोयल हैं, आप उनको जरूर याद रखिएगा, है ना। अरुण कुमार गोयल जो इसमें सबसे नए सदस्य। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये किया। पिछले वर्ष देखेंगे आप
कि निर्वाचन आयोग ने एक मतदाता जंक्शन कार्यक्रम शुरू किया था, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जंक्शन कार्यक्रम शुरू किया था। और यह शुरू किया गया चुनावों को जो लिए गीत तैयार किया है, यह भी एक प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम ही है ना। और निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। मतदाता दिवस मनाते हैं, मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। तो ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन हैं आपको याद रखना होगा आपके अपने परीक्षा के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, लिखिए, पढ़िए और इस सारी बातों को याद रखिए, आपके प्रश्न जरूर ठीक होंगे। जय हिंद, जय भारत।